हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। दिस इज राकेश चौहान और आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी के हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे और साथ के साथ हाई लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी को, और वो सभी की पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं अपनी कॉपी में, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ के साथ गाइस, आपका जो सिलेबस है ज्योग्राफी का यह मार्च तक कंप्लीट फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट्स दे देंगे ज्योग्राफी का। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे एग्जाम में ऐसा लगे कि वह आपसे मिस हो रहा हो, आपको नहीं आता हो। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे इस ज्योग्राफी की, तो जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ से मतलब है जियो, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? रिटन। यानी कि अर्थ के बारे में लिखी हुई बातें वह क्या है आपके लिए? ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किसने किया था? प्रयोग में कौन लाया था ज्योग्राफी को? तो वह लाया था इराटोस्थनीज। किसने? इराटोस्थनीज ज्योग्राफी शब्द को पहली बार यूज में लाते हैं और इराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इराटोस्थनीज ने अर्थ की रेडियस ऑफ अर्थ पहली बार किसने नापी थी? इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज ने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स किसने दिया था? इराटोस्थनीज ने। अब लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश रेखाएं। लॉन्गिट्यूड्स देशांतर रेखाएं। पहली बार डिस्कशन यानी प्रपोजल किसने दिया इसका? वह दिया इराटोस्थनीज ने। इन सभी पॉइंट्स को आपने याद रखना है। और फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज को। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को। वहीं यदि हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो वह किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और इकोनॉमिक्स बुक यानी कि अर्थशास्त्र की बुक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। बट चाणक्य की बुक पॉलिटी पर आधारित है। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट भी और कंफ्यूजिंग भी है। क्लियर है? अब बात करते हैं गाइस हम ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, अब ब्रह्मांड देखा आपने, गैलेक्सीज देखी आपने। क्लियर है? अब यूनिवर्स देख रहे हैं, गैलेक्सीज देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, अर्थ देख रहे हैं। आखिरकार ये सब बने कैसे? कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। तो एक थ्योरी आपको याद रखनी है। वह क्या है थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कब आई थी? 1927 में। 1927 में बिग बैंग थ्योरी आई। अब इस थ्योरी को किसने दिया था? जॉर्ज लैमेथियर ने। जॉर्ज लैमेथियर ने इस थ्योरी को दिया था। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अब इस थ्योरी के तहत माना जाता है ये एक ऑथेंटिक थ्योरी है जॉर्ज लैमेथियर की, बिग बैंग थ्योरी, जिसके तहत यूनिवर्स बनता है। क्या बना? यूनिवर्स बना। अब इसी यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के भीतर सभी चीजें हैं। पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, दुनिया भर की गैलेक्सीज, ये सभी कहां है? यूनिवर्स में। अब आप लोगों ने 11th क्लास जिन्होंने किया होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा सेट को। क्या पढ़ा होगा? सेट को। अब यहां पर हम क्या करते थे? बॉक्स बना लेते थे। अब यहां होता था एक यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट ये पूरा यूनिवर्सल है, इसी में कुछ भी आता है वो सभी यूनिवर्सल सेट का पार्ट होता था। क्लियर है? तो यूनिवर्स में क्या क्या आपको देखने को मिलता है? गैलेक्सीज है, सन है, प्लैनेट है, ये सभी स्टार हैं। ये सभी कहां देखने को मिलता है आपको? यूनिवर्स में। अब यूनिवर्स की एज क्या है? कितने वर्ष पुरानी यूनिवर्स है? तो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, यानी बिलियंस ईयर पुरानी है ये। 13.8 बिलियन ईयर एगो की है ये क्या? यूनिवर्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स कितने वर्ष पुरानी है, तो 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है यूनिवर्स। वहीं गाइस यदि हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ कब बनी थी? तो अर्थ है
पढ़ा होगा आपने 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है, क्या है, हमारी अर्थ है। तो ये आपके लिए सभी की पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। अब यूनिवर्स हमने देखा, अब यूनिवर्स में क्या पाई जाती हैं, गैलेक्सीज पाई जाती हैं। यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं, हर एक गैलेक्सीज के अपने तारे, प्लैनेट, सभी चीजें हैं। तो यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं और गैलेक्सीज की संख्या कितनी है, तो गैलेक्सी की संख्या की यदि हम बात करें तो 10⁻11 गैलेक्सीज हैं। एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन में है। तो 10⁻11 गैलेक्सीज हैं। यदि गाइस मैं बात करूं ब्रह्मांड की थोड़ी सी, तो ब्रह्मांड इनफाइनाइट है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ब्रह्मांड क्या है, इनफाइनाइट। गैलेक्सीज की संख्या 10⁻11, एग्जैक्ट नंबर में गैलेक्सीज नहीं है। अगर एग्जैक्ट नंबर में होता तो हम कुछ ऐसा भी लिख सकते थे, 5.64 कुछ ऐसा लिखते, बट एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो ये अप्रोक्सीमेशन में है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन आपको 10⁻11 गैलेक्सीज देखने को मिलेगा। अब हमारी गैलेक्सीज का नाम क्या है, यदि गाइस में हमारी गैलेक्सीज पे आते हैं, तो जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी है वो, मिल्की वे गैलेक्सी है। इनको आप नोट डाउन करते चलिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत काम आएगा। मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी। क्लियर है। अब मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी, इसको दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, यानी कि जिस गैलेक्सी में हमें, वो तो है मिल्की वे। अब इसके नियर बाई गैलेक्सी कौन है, तो वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी की पास वाली गैलेक्सी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारी गैलेक्सी के पास, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी के पास गैलेक्सी कौन सी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के नियर बाई है। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से दुगनी है, यानी कि 2 गुना बड़ी है एंड्रोमेडा मिल्की वे से। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैलेक्सी से। अब यहां पे गैलेक्सीज आपने देख लिया, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अब इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सभी का अपना अपना एक क्या है, समूह है। जो भी आप लोग देखते हैं, आपने पढ़ा है, सोलर सिस्टम्स, प्लैनेट्स अपने, स्टार्स अपने, हर एक चीजें अपनी अपनी है। तो अब हमने मिल्की वे देख लिया, एंड्रोमेडा देख लिया। अब गाइस आपको एक बात समझनी होगी कि इनका शेप कैसा है। शेप की यदि हम बात करें तो शेप जो है इनकी स्पाइरल शेप है। कैसी शेप है, स्पाइरल शेप है इन गैलेक्सीज की, एंड्रोमेडा की भी और मिल्की वे गैलेक्सीज की। अब शेप की यदि हम बात करें तो शेप कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। अब इनके शेप में यहां यदि हम बात करें, सपोज दैट सेंटर है, तो सेंटर में क्या होता है, ब्लैक होल होता है। सेंटर में ब्लैक होल है। और हमारी जो सोलर सिस्टम है, सपोज दैट ये हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम अब इस ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, यानी कि जो सेंटर है, तो सोलर सिस्टम भी मूव कर रही है। और ब्लैक होल की जो ग्रेविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट है इनकी, बहुत यानी ज्यादा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाई, तो हाई आंसर लगाना है आपने। क्लियर है। अब यहां से इसके भी चक्कर लगाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉस्मिक ईयर। क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कॉस्मिक ईयर कितने साल में होता है, तो 22 से 25 करोड़ साल, 22 से 25 करोड़ साल लगता है एक चक्कर लगाने में। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्मिक ईयर्स का टाइम पीरियड कितना है, 22 से 25 करोड़ साल। अब यहां पर 23, 24 ऑप्शन में एक ही आएगा, तो वहां पर आपने राइट क्लिक करके आगे
बढ़ जाना है। ये हो गया भाई कॉस्मिक ईयर की बातें। अब थोड़ी सी बात करते हैं सोलर सिस्टम में आते हैं। पहले क्या होता था कि लोगों का ऐसा कहना था कि सेंटर पे क्या है, तो सेंटर पे अर्थ सेंटर पे है और सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पहले के लोगों का यही कहना था कि जैसे ये है अर्थ, अर्थ यहां है, अब ये अर्थ है, अब इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, सन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमने देखा सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, फिर पूरब में निकलता है फिर अस्त हो जाता है। तो हमारी माइंड में भी आएगा भाई कि सूरज ही चक्कर लगा रहा है, हम तो स्टेबल ही हैं, बट एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है और सन क्या है, सेंटर में सन है और प्लैनेट्स इसके चारों ओर घूमते हैं। एग्जैक्ट डाटा ये है। अब यहां से ये आती है थ्योरी। अब पहली जो थ्योरी है, पहली थ्योरी आपको क्या कहती है कि अर्थ जो है वो सेंटर में है। अर्थ क्या है, सेंटर में। इस थ्योरी को जियोसेंट्रिक थ्योरी, किस थ्योरी से नाम जाना जाता है, जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक थ्योरी है ये, जिसके तहत क्या कहा गया, अर्थ, ये सपोज अर्थ है, अर्थ है ये, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, सन यहां पर चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस थ्योरी को किसने दिया, टॉलमी ने इस थ्योरी को दिया था, पी साइलेंट, टॉलमी ने इस थ्योरी को दिया था, जियोसेंट्रिक थ्योरी को। अब इसके बाद दूसरी थ्योरी आती है, उस थ्योरी का नाम क्या था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है ये। अब हेलियोसेंट्रिक यानी कि यहां पर क्या होता है कि सन सेंटर में है और अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इसको किसने दिया था, तो कोपरनिकस ने, कोपरनिकस ने इस थ्योरी को दिया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को। और कोपरनिकस किस कंट्री के थे, तो ये पोलैंड के थे। यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे कोपरनिकस से। इसके बाद एक थ्योरी और आती है, उस थ्योरी को आप जानते हैं प्लैनेटरी थ्योरी के नाम से। कौन सी थ्योरी है वो, प्लैनेटरी थ्योरी। प्लैनेटरी थ्योरी, अब प्लैनेटरी थ्योरी किसने दी थी, तो ये दी थी जॉन केपलर ने। किसने दी, केपलर ने। केपलर ने इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी के तहत तीन बातें सामने आती है। कितनी बातें, तीन बातें सामने आई इस थ्योरी के तहत। अब इस थ्योरी में पहली बात क्या है कि जितनी भी प्लैनेट्स हैं वो सभी कैसे मूव करती हैं, इलिप्टिकल शेप में। उनकी जो ऑर्बिट है वह कैसी है, इलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट होती है। अब इस इलिप्टिकल शेप, ये पहला पॉइंट। और सन जो होगा एक फोकस पे होगा, सन क्या होगा, एक फोकस पे होगा। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। सपोज दैट अब यहां है, अब रेडियस तो यहां ज्यादा होगा, इधर रेडियस ज्यादा, इधर रेडियस कम, तो ये एरिया थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। और यहां पर क्या होगा, एरिया कम होगा। तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। ये सेकंड थ्योरी है। और थर्ड क्या था, टाइम पीरियड इक्वल टू, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के क्यूब के। ये तीन पॉइंट्स थे केपलर के। क्लियर है। अब यहां से देखो, जो आपको समझना है वो पॉइंट क्या है, सन ये फोकस पे है। एक पॉइंट ऐसा होता है जब सन पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर होता है। अब यहां पर नियर बाई, सपोज दैट ये अर्थ है, यहां भी अर्थ है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये कम है। तो ज्यादा जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं क्या है, एपीहीलियन। क्या बोलते हैं, एपीहीलियन, एपीहीलियन। और ये होगा पेरिहीलियन, पेरिहीलियन। अब पेरिहीलियन कब होता है, 3 जनवरी को, और ये 4 जुलाई को।
ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब यहां पर कई बार होता है कि ये जो डेट है ये वेरी भी कर जाता है, तो हो सकता है कि 4-3 रेशियो में आपको मिल जाए, बट 3-4 आपको याद रखना है इस रेशियो में। पेरिहेलियन यानी कि पास जब अर्थ होता है सन के, और एपहेलियन जब सन पृथ्वी के दूर होता है। तो ये तीनों थ्योरी आपने पढ़ ली। अब हम आते हैं सोलर सिस्टम पे। अब सोलर सिस्टम क्या कहता है, तो सोलर सिस्टम की यदि गाइस हम बात करें, सोलर सिस्टम में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं और क्या आपको याद रखना है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोलर सिस्टम की यदि हम बात करें, सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन तो है ही है, सन मुखिया ही है सोलर सिस्टम का, और यहां पर आपको देखने को क्या मिलता है, प्लैनेट मिलता है। प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट भी होगा, ड्वार्फ प्लैनेट, साथ ही एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सभी सोलर सिस्टम के ही पार्ट है। अब ड्वार्फ प्लैनेट कितने हैं, प्लैनेट कितने हैं, तो ये प्लैनेट की संख्या है 8। प्लैनेट की संख्या 8 आप लोगों को पता ही है। मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी 8 प्लैनेट है। अब पहला जो प्लैनेट है वो कौन सा प्लैनेट है, जो सबसे नियर बाई है सन के, तो वो है प्लैनेट आपका मरकरी, जिसे हम बुध कहते हैं। मरकरी यानी कि बुध, क्लियर है। और एस्टेरॉइड्स कहां पाए जाते हैं, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स। ड्वार्फ प्लैनेट की यदि हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। कितने हैं, 5 ड्वार्फ प्लैनेट, मेकमेक, होमिया, एरिस, प्लूटो, और एक रह गया आपका सेरस। ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, इनको आप लिख लेंगे। सेरस हो गया, मेकमेक, प्लूटो और होमिया, देन एरिस, ये सभी 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, इनको आप याद रखेंगे। अब यहां सोलर सिस्टम के सभी पार्ट है। अब सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला तारा यदि हम बात करें, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, तो वह कौन सा है भाई, साइरस, यानी सीरियस भी इसको कह सकते हो आप, इसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं। डॉग स्टार ये सबसे चमकीला तारा है, यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सन के सबसे नियर बाय स्टार कौन सा है, सन के नियर बाय स्टार कौन सा है, तो वह है भाई प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सन के नियर बाय स्टार है, तो ये पॉइंट्स याद रखना है। सबसे चमकीला तारा सीरियस, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं, और सन के नियर बाय स्टार कौन सा है, तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम और डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट्स में आपको और बता देता हूं, एक ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट है या फिर सन है, तारे हैं, उन सभी की एक एज होती है। जब एज खत्म हो जाती सबको मरना पड़ता है। तो क्या होता है इन तारों के साथ, वो समझिए। यदि हम तारों की बात करें, स्टार्स की मैं बात करूं आपसे, तो स्टार्स के लिए एक लिमिट बनाई, किसने बनाई, चंद्रशेखर ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो हमारे इंडिया के ही थे, उन्होंने एक लिमिट बनाई। अब उस लिमिट में क्या कहा गया कि 1.44 टाइम्स सन का जो वेट है, अगर इससे बड़ा हो जाता है या इससे कुछ छोटा होता है तब उसमें चेंजेस आ जाते हैं। अब इस सन के साइज से, सन का साइज हम मानते हैं सपोज दैट 1000 किलो हमने मान लिया, 1000 किलोग्राम हमने सन का साइज माना। अब 1.44 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 144
0, इतना किलोग्राम हो जाएगा। अब इससे कुछ छोटा होगा तो वो क्या बनेगा, ड्वार्फ प्लैनेट बनेगा। क्या बनेगा, ड्वार्फ प्लैनेट बनेगा। और इससे बड़ा होगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और इससे 3 गुना हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बनेगा। क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल बनने की ये लिमिट है 3 गुनी। क्लियर है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अब इसको किसने दिया था, चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने इसको दिया था, इस पॉइंट को याद रखना है। और चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1983 में नोबेल प्राइज मिला था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंडिया में पहली बार नोबेल प्राइज किसे मिला था, तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में। और यह एशिया में मिलने वाला पहला नोबेल प्राइज था 1913 में, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और यदि हम बात करें नोबेल प्राइज की, तो यह स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। तो ये सब बेसिक पॉइंट है, आपको मैंने बता दिया, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम सोलर सिस्टम को कवर करेंगे। क्लियर है, सोलर सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। हर एक क्वेश्चंस को पढ़ें और डीपली पढ़े, समझे, बहुत कुछ है। और अपने एग्जाम को क्रैक करें और फाइनली एक सीट अपनी पक्की करें। बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।